हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे और ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन क्या है, तो ध्यान देंगे। कार्बन शब्द जो है लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोयला या चारकोल। कोयला या चारकोल। कार्बन जो है प्रकृति में हमारे भूपर्पटी के अंदर यानी कि पृथ्वी में कार्बोनेट के रूप में और बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 0.02% पाया जाता है, और वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% ये होता है। इस तरह से यह इतना कम होता है कि इतना सारा यौगिक कैसे बना लेता है, यह एक प्रश्न है। और इसमें हम लोग यह जानेंगे भी कि कार्बन एक अधात्विक तत्व है और वह इतने सारे यौगिकों का निर्माण कैसे कर लेता है। तो एक अनुमान के मुताबिक कार्बन जो है करीब करीब 1 करोड़ तक यौगिक बना सकता है अकेले। अब तक 118 तत्वों में कार्बन सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कारण इसका श्रृंखलन का गुण, संयोजकता, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कार्बन इतना महत्वपूर्ण तत्व क्यों है, इसी के बारे में हमको समझना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। अब देखेंगे कि कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो 6 होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। इसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, और किस प्रकार से गति करते हैं तो देखेंगे। पहले कोष जिसको K कहते हैं, और ये है आपका L कोष। तो K कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से K और L को मिलाकर इसमें परमाणु क्रमांक किसका हो जाता है 6। तो इस तरह से ये कार्बन तत्व का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया। अब ध्यान देंगे, जो कार्बन है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 12 है।
न्यूट्रॉन का संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, यानी कि 12 - 6, तो ये आपका निकल गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से कार्बन के बारे में जान गए। अब याद रखेंगे आगे, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये 4 संयोजकता इतना विशिष्ट होती है कि यह कई तरह के बंध बना सकता है। तो देखेंगे कौन कौन सा बंध बनाता है। यह कार्बन जो है एकल बंध बनाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे एकल बंध, जो कार्बन कार्बन के बीच बनता है। फिर द्विआबंध, द्विआबंध ये भी कार्बन कार्बन के बीच बना लेता है। और त्रिआबंध, त्रिआबंध या बंध कह सकते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस तरह से कार्बन में सहसंयोजक गुण पाया जाता है और सहसंयोजकता का यह लक्षण प्रकट करता है। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 तरह के सहसंयोजी बंध होते हैं। पहला एकल आबंध, दूसरा द्विआबंध और त्रिआबंध। एकल आबंध माने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से 3 तरह से ये बंध बनाता है। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। इतने अधिक यौगिक बनाने का कारण क्या है? यानी कार्बन इतने अधिक यौगिक कैसे बना लेता है? तो सोचिए कि इसमें अभी हम लोग पढ़े थे कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रबल क्षमता होती है। और यह क्षमता क्यों होती है? तो देखेंगे इसकी संयोजकता के कारण। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब देखेंगे क्यों 4 होती है कार्बन की संयोजकता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसका तो देखेंगे कि तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था में जो कार्बन होगा इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2 यस कक्षक है, 1s कक्षक, 2s कक्षक और 2p कक्षक। जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kl में अभी हम लोग पढ़े थे कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और L में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखेंगे इसमें व्यवस्था क्या होती है। ये आपका 1s कक्षक हो गया और ये हो गया 2s कक्षक और ये 2p कक्षक है। 2p कक्षक में 3 मतलब ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इस तरह से भर जाएगा, इसमें भी 2 हैं तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भरेगा, और इसमें हुंड के नियम से इस तरह से। तो देखेंगे कि तलस्थ अवस्था में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 है,
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा ये, यानी कि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही कार्बन जब उत्तेजित अवस्था में आएगा, एक्साइटेड स्टेज में, तो एक्साइटेड स्टेज में देखेंगे, यानी कि उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में देखेंगे यही कार्बन है 6 परमाणु वाला। अब इस तरह से देखेंगे, ये S कक्षक हो गया, ये भी आपका 2s हो गया, और यह 1s कक्षक है, और यहाँ पर ये आपका 2p कक्षक हो गया, इसमें 3 है। तो जब उत्तेजित अवस्था आएगी तो ये वाला जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये निकलकर इसमें आ जाएगा, यानी कि अब इसमें सब में सिंगल, इधर देखिए, इधर हुंड के नियम से इसमें भरेगा। हुंड के नियम में जो है पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में प्रवेश कर जाएंगे, फिर उसका युग्मन होता है। तो देखेंगे कि इसमें सब में एक एक भर दीजिए, तो 2 3 4 5 हुआ, और छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। इस प्रकार अब इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो ये दो हैं ये युग्मित कहलाते हैं। तो देखेंगे इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यही कारण है कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से संयोजकता जो होती है 4 होती है। इसी कारण कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और यह सहसंयोजी लक्षण दिखलाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कार्बन में सह संयोजी गुण। तो देखिए कार्बन में जो सहसंयोजी गुण होता है वह क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, कार्बन भी हम ही लोगों की तरह फायदा और घाटा देखता है। अब कैसे देखता है, चलिए समझते हैं। देखो, अगर कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, और दान करके कार्बन पर 4+ आयन बना लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। लेकिन इससे होगा क्या? अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके नाभिक में, तो नाभिक के अंदर तो 6 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने पर 2 ही इसमें बचेंगे। 4 त्याग दिया है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, अगर 4 त्याग दिया है तो 2 ही बचेंगे, और 2 को लेकर जब यह बंध बनाना चाहेगा तो इसको फिर 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा व्यय होगी। इसी वजह से यह जो है सहसंयोजी बंध बनाना पसंद करता है, उसमें कम ऊर्जा व्यय होती है। अब देखेंगे, यदि कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है, और ग्रहण करके कार्बन पर 4- चार्ज बना लेगा। इस तरह से इस स्थिति में भी क्या होगा कि प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए 4 ग्रहण कर लिया है तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। 6 + 4 कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। और इस तरह से 10 हो जाने पर भी दिक्कत आएगी। बंद इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे अगर यह बंध बनाता है तो दिक्कत होगी, कठिनाई होगी।
और इसी समस्या का हल करने के लिए जो है कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, और सहसंयोजी बंध से एनर्जी भी कम लगती है और जो तत्व होता है स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग आगे कि कैसे यह सहसंयोजी बंध बनाता है। ध्यान देंगे, कार्बन जो सहसंयोजी बंध बनाता है अपने ही परमाणु के द्वारा कैसे बनाता है, तो यह एकल बंध के रूप में, द्विआबंध के रूप में और त्रिआबंध के रूप में, ये तीन तरह से आबंध बनाता है। एकल बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो देखेंगे जब दो समान या भिन्न प्रकार के तत्व आपस में साझेदारी करके आबंध बनाते हैं तो उस बंध को जो है सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखेंगे कैसे आपस में साझेदारी ये करते हैं। अब मान लीजिए एक अणु है CH4 मेथेन। अब मेथेन अणु का अगर संरचना देखें तो कार्बन होता है, इसकी संयोजकता 4 हो गई और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इससे सहसंयोजी बंध बनाएगा यानी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा। अब इसको कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, क्योंकि 4 है 2 मिल जाएगा तो इसके 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन को चाहिए कम से कम 2। तो देखेंगे कैसे ये बनाता है। हाइड्रोजन के पास अपना 1 है, इस हाइड्रोजन के पास अपना 1 है, इसके पास अपना 1 है और इसके पास भी अपना 1 है। तो इस तरह से कार्बन इन सभी से एक बंध बना के सहसंयोजी बंध के रूप में साझा कर लेगा और हाइड्रोजन भी अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपना बंध बना लेगा। तो इसमें जो आप बंध देख रहे हैं वह सहसंयोजी बंध है और इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ी का ही हर जगह साझेदारी हुआ है। इस तरह से इस आबंध में जो है एकल आबंध इसको कहेंगे, यानी कि कार्बन से सभी हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हो गया। ये है आपका मेथेन अणु की संरचना। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह से द्विआबंध कैसे बनेगा, तो इसमें C2H4। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन द्विआबंध है। ध्यान देंगे, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। कार्बन कार्बन द्विआबंध में एक कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसको अलग से बनाइए, देखिए इधर से। अब इस कार्बन का अपना भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस तरह से अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और ये रहा चौथा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का अपना एक व्यवस्था होगा, अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अपने इलेक्ट्रॉन को जो है इस तरह से हम दिखला दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन का हो गया। अगर ये पूरा बांड अपना क्लियर करता है तो कैसे अपना अष्टक पूरा करेगा, ध्यान देंगे। ये 2 और 2 4, ये हो जाएगा 4 2 6 और 2 ये हो गया 8, इसका 8 हो गया। इसी तरह से यह कार्बन भी अपना 8 पूरा कर लेगा, इस तरह से 8 हो गया ये। और हाइड्रोजन को भी अपना 2-2 ठे मिल जाएगा, 2-2 ठे इस तरह से मिल गया। और इस तरह से यह अपना पूरा बंध कंप्लीट कर लिया। सबके अपने अपने अस्थायी व्यवस्था हो गए। तो ये तत्व जो है आपस में बंध इसीलिए बनाते हैं कि वह अक्रिय गैसों के समकक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो कार्बन कार्बन द्विआबंध, और इधर से एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन का है तो एक ऐसे दिखा देंगे। इधर भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार जो बंध बन गया
इसे बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है तो इसको बोलते हैं द्विआबंध, द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड। इतना समझ में आ गया। अब इसी तरह से त्रिआबंध वाला देख लेंगे। त्रिआबंध में क्या होता है, जैसे C2H2 अणु का बनना, अणु का बनना। तो यह अणु कैसे बनता है, तो ध्यान देंगे, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा। अब इन दोनों कार्बन के बीच में 3-3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का जो है साझेदारी होगा। कार्बन का संयोजकता 4, तो 1 2 3 और ये रहा 4। अब इस वाले कार्बन को भी इसी तरह से बनाएंगे, देखेंगे 1 2 3 और ये रहा इसका 4। अब ये रहा हाइड्रोजन और इधर वाला हाइड्रोजन, क्योंकि C2 तो 2 C2 हो गए, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन 2 है तो एक इधर और एक इधर। अब यहाँ अपना हाइड्रोजन वाला एक है और इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये बंध बनाएगा और अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। 3 3 6 और 2 8। इस तरह से ये भी अपना बना लेगा 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन भी अपना 2 2 कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से जो बंध बनता है वही बंध जो है सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो यह कार्बन अणुओं के बीच सहसंयोजी बंध हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे। चलिए, सह संयोजी बंध के प्रकार। तो सहसंयोजी बंध जो है कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अध्रुवीय सहसंयोजी बंध और दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि ध्रुवीय असंयोजी बंध क्या कहलाता है और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको 2 भाग में हम ऐसे बांट सकते हैं। पहला है आपका अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और ये रहा है आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब ध्यान दीजिएगा, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, तो वह बंध जो समान परमाणुओं के मध्य बनता है। तो यहाँ पर संक्षेप में जान लीजिए, समान परमाणुओं के बीच साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। और ध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसको कहेंगे, तो भिन्न भिन्न परमाणुओं से समान परमाणु के बीच साझेदारी से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं अध्रुवीय। और भिन्न भिन्न परमाणुओं के साझेदारी से बना बंध। तो इतना क्लियर हो गया कि अध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसको कहते हैं,
तो जिनमें समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उनको बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और जिसमें भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच जो है साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की, उसको कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। इनका उदाहरण देख लेते हैं। इनका उदाहरण क्या हो सकता है समान परमाणुओं का, जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2 अणु का बनना, Cl2 का बनना, O2 का बनना, N2 अणु का बनना, और इसमें एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है देखेंगे, भिन्न भिन्न परमाणुओं में HCl अणु का बनना, जल के अणु का बनना, मीथेन अणु का बनना CH4, और अमोनिया यानी कि NH3 अणु का बनना। तो ये सब अणु का बनना। अब यहाँ देखेंगे H2 अणु कैसे बनता है। तो H2 अणु में दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन उसमें एक होते हैं। तो ध्यान देंगे ये कैसे बनेगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये दूसरा ये। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो ये अपना दो कंप्लीट कर लेगा और ये अपना दो कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से ये जो बनेगा H सिंगल बॉन्ड H, या इसी को हम कहते हैं H2 अणु। इतना क्लियर हो गया। इसी तरह से Cl2 अणु बनता है। Cl2 में कैसे बनेगा, तो ध्यान देंगे क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन ये है, इसके परमाणुओं के बीच जो है एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो देखेंगे इसका 7 होता है बाहरी कोष में, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। तो 2, 8 और 7, तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को हम दिखाएंगे ऐसे 1, 3, 2, 5 और 2, 7। इसी तरह से इस क्लोरीन के भी 7 होंगे, 1, 3 हो गया, 5 और 2, 7। तो ये अपना ये वाला लेकर 8 कंप्लीट कर लेगा और ये अपना कंप्लीट कर लेगा। इस प्रकार इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर यह बंध निकल कर आएगा इस तरह से Cl बॉन्ड Cl, यानी कि Cl2 बन गया। इसी तरह से O2 अणु का देखेंगे। O2 अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो 2, 2, 4, 2, 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इतना बिल्कुल याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे इस ऑक्सीजन का भी 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों अपना अष्टक पूरा करेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। तो यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। तो देखेंगे इस तरह से ये अपना 8 पूरा कर लेगा, 4, 2, 6, 2, 8, और ये 4, 2, 6, 2, 8 ये भी अपना पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार जो बंध बनेगा ये बनेगा O और डबल बॉन्ड O। बाकी अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा देंगे। तो यह जो संरचना बन रही है इसको लुई बिंदु संरचना कहते हैं, और इनसे इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास का पता चलता है यौगिक में बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से भाग लेते हैं। तो यह सहसंयोजकता को समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो ध्यान देंगे यहाँ जो है, अब इसी को O2 हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का अणु कहते हैं, यहाँ क्लोरीन का अणु कहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का अणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में एकल आबंध है, जबकि ऑक्सीजन में द्वि आबंध है। इसी तरह से अगला है आपका N2 परमाणु। देखेंगे N2 का अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो 7 होगा, तो पहले में 2 और दूसरे में 5 होगा, यानी कि इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1, 2, 3,
और 2 यहाँ दिखा दीजिए, इधर 3 2 5 हो गया। आप ध्यान देंगे इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और इस वाले नाइट्रोजन का भी 3 2 5। तो इस तरह से 3 3 6 2 8 अपना अष्टक ये कंप्लीट कर लेगा, और इसी तरह से ये भी अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसी को हम N2 पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का अणु कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें देख रहे हैं हम लोग कि समान परमाणुओं के बीच साझेदारी होती है। यहाँ भी समान परमाणुओं के बीच ही साझेदारी हुई है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये भी समान ही परमाणु हैं, तो ये अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। अध्रुवीय में देखेंगे जब समान परमाणु होंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है ये दोनों बराबर ताकत से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। और केमिस्ट्री का एक नियम है कि जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन जाता है उस तत्व पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव, और जिस पर जाता है उस पर निगेटिव। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का यहाँ विस्थानीकरण, ये दोनों जो हैं समान ताकत के हैं। जितने ताकत से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उतने ताकत से यह हाइड्रोजन भी उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो जिससे किसी पर कोई आवेश या चार्ज नहीं जाता है। मान लीजिए रस्सा कस्सी का खेल है और बीच में रस्सी में गांठ बंधी हुई है, लाइन खींचा गया है, कुछ लोग उधर खींच रहे हैं कुछ लोग इधर। अब दोनों की ताकत बराबर है तो वो रस्सी की गांठ एक ही जगह पर रुकी रहेगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो न इलेक्ट्रॉन उधर जाता है न इधर आता है, इसलिए इस पर कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी ध्रुव नहीं बन पाता है। इसी कारण इसको अध्रुवीय कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो देखेंगे भिन्न परमाणुओं के मध्य जब साझेदारी होता है तो उससे जो बना बंध होता है उसको ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिए इसमें HCl अणु, यहाँ पर H और Cl, इस तरह से इसमें बंध होता है। अगर इसको हम देखें इलेक्ट्रॉन लुई बिंदु के द्वारा, तो क्लोरीन का होता है 7, तो 2 2 4 2 6 और ये रहा 1 7, और इस हाइड्रोजन का अपना 1 हो गया। तो यह हाइड्रोजन इस तरह से बना लेंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो हाइड्रोजन अपने ऊपर प्लस बना लेगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो अपने ऊपर माइनस बना लेगा। इस प्रकार आंशिक रूप से इस पर प्लस चार्ज और आंशिक रूप से इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, और इसी कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जा रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इस प्रकार 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक धन और एक ऋण। इसलिए यह ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाता है। समझ गए होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। H2 जल के अणु का बनना, ये कैसे बनता है? तो देखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इस तरह से। तो ऑक्सीजन का 2 2 4 1 5 और 6, बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का अपना ये हो गया। अब इस तरह से अपना अष्टकीय ऑक्सीजन पूरा कर लेगा हाइड्रोजन से लेकर, और हाइड्रोजन अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, एक इधर से लेकर और दूसरा हाइड्रोजन इधर से लेकर। इस प्रकार इसमें जो बंध आएगा वो इस तरह से आएगा, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। और ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ये किसी से बंधित नहीं है, इसलिए इनको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों बंधे हुए हैं तो ये आबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस पर देखेंगे हो क्या रहा है। तो ये प्लस बनाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ज़्यादा, और यहाँ पर ये माइनस बनाएगा, नहीं ये भी प्लस बनाएगा क्योंकि इससे भी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, माइनस ध्रुवण। ऑक्सीजन पर ये 2 माइनस चार्ज आ जाता है, इसको आंशिक रूप से कहेंगे। तो इस तरह से, तो इस पर भी ध्रुव आ गए पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से ये भी जो है आपका अमोनिया है, मीथेन है, यह सब जो है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। सॉरी, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया, देखो इधर, यह ध्रुवीय कहाँ से है और कहाँ से नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, इसमें जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये भी अध्रुवीय ही होगा, ध्रुवीय नहीं है, ये अध्रुवीय है। तो इसको यहां से अभी हटा दीजिए, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो HCl, H2O और NH3 यह सभी जो हैं ध्रुवीय प्रकृति के हैं, ये प्लस और माइनस बनाते हैं। मेथेन जो है बहुत कम कंडीशन उसकी होती है, यानी थोड़ा बहुत जो है हाइड्रोजन के साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए हाई स्कूल के स्तर तक इतना ही ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो भी करिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि वीडियो अंत तक देखा करिए। हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को कुछ उतना समझ में ना आए, लेकिन मध्य का भाग और अंतिम भाग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह का इसके आगे चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। धन्यवाद।